हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और वीडियो, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट बिफोर दैट, एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन है ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज की रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे विंग से गुणा ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देने को मिलेंगे एंड मात्र 249 रुपीज़ में आपको ये टेस्ट मिलेंगे। तो आपको विंग से गुणा ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसके बाद आप इन टेस्ट को अवेल कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको हर एक एग्जाम के रिगार्डिंग डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड वीडियो की पीडीएफ जो है वो विद आंसर की आपको विंग से गुणान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सबके लिए। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के एमसीक्यूज। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि हम पावर प्लांट्स ऑफ इंडिया पे डिस्कशन कर रहे हैं। इसके ऑलरेडी 4 पार्ट आ चुके हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। इसका ये लास्ट पार्ट, पार्ट ई, जो है मैं लेके आया हूँ आपके लिए, और स्पेशली इसमें हम करेंगे कवर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हमारे इंडिया में हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये इंडिया में जो है हम उनको कवर करेंगे। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स हैं एंड बाकी चीज़ें जो भी एसोसिएटेड हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले एमसीक्यू से। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन यानी कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये कब बनाया गया था, हमें ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो है ऑप्शन नंबर ए, 1969। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ओके, तो ये बनाया था 1969 में एंड ये किस स्टेट में है, मैं आपको बता दूं, ये है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ओके, तारापुर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है। इसके साथ साथ एक और जानकारी, इसको टैप्स फर्स्ट भी कहा जाता है, टैप्स वन क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी जब ये बनाया गया, तो तब थी ये 160 मेगावाट्स। अब मैं आपको बता दूं एक और चीज इसके बारे में कि इसमें जो है, इसमें 4 रिएक्टर्स हैं। 1 सेकेंड, 4 रिएक्टर्स, इसमें 4 रिएक्टर्स आर देयर। ओके, एंड मैं आपको बता दूं पहला रिएक्टर जो था उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 160 मेगावाट्स। ओके, एंड इस रिएक्टर का क्या नाम था, BWR, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। ओके, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। तो ये पहला रिएक्टर था, 160 मेगावाट्स इसकी कैपेसिटी थी, 1965 में ये इंस्टॉल किया गया। ओके, एस्टैब्लिश हुआ तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है ना, एज आई टोल्ड यू। तो बाकी के 4 को देख लेते हैं। देखो, पहला जो है आपको पता है 160 मेगावाट्स, ओके, 1969। एंड दूसरा हमारे पास है, इसकी है 160 मेगावाट्स, ये भी 1969 में यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है 540 मेगावाट्स। ओके, ये 2006 में इंस्टॉल किया गया। एंड चौथा हमारे पास आता है 540 वाला, फिर से मेगावाट्स। ओके, एंड ये कब किया गया, 2005 में। ओके, 2005 में। तो ये 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, ये हैं तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में। एंड मैं आपको बता दूं, इनकी क्लब करके जो हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आती है, वो आती है 1400 मेगावाट्स। तो कहीं पे इस तरह भी लिखा गया होगा, ओके, कि अगर वहाँ पे 1400 ही दिया गया होगा और इनमें से कोई नहीं होगा, तो आपको 1400 को क्लिक करना है, क्योंकि ये चारों न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं इसी पावर प्लांट में हैं, डिफरेंट डेट्स पे इंस्टॉल किए गए हैं। ओके, आप इसको याद रखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1969 इसका, ये इस दिन बनाया गया। ओके, बाकी के न्यूक्लियर रिएक्टर्स फिर बाद में 2006 में और 2005 में इंस्टॉल किए गए, लेकिन स्पेशली 1965 में ही ये
स्टैब्लिश हुआ। आप ऐसे याद रखेंगे। ओके, आप अगर NCPIL पे भी जाएंगे, ये क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे जाके, तो वहाँ पे भी आपको ये चारों न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। तो आप परेशान नहीं होइएगा, ये क्या है, ये 4 न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं एक ही पावर प्लांट में हैं। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पे यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि 1933 में क्या हुआ। हरिजन एक वीकली थी जो किसने स्टार्ट की, महात्मा गांधी ने 1933 में। एंड इसके साथ साथ 1919 में इनकी कौन कौन सी थी, यंग इंडिया एंड नवजीवन। ठीक है, यंग इंडिया एंड नवजीवन। 1905 में एक और न्यूज़ पेपर था, इसका क्या नाम था, इसका नाम था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसने किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मन 1905 में लंदन में। ओके, लंदन में 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मन, श्याम जी कृष्ण वर्मन। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है वो आपको राइटिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो कोई बात नहीं, इसको मैंने फिर से ठीक कर दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड। तो इंडिया के किस स्टेट में जो सबसे बड़ा इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो लोकेटेड है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है ऑप्शन नंबर, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में है इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसका नाम क्या है, कुंडाकुलम। ओके, कुंडाकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन, कुंडाकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन। आप इस नाम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, कुंडाकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन सबसे बड़ा है इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 2000 मेगावाट्स। तो इस इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी किसी भी पावर प्लांट की नहीं है, तो ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें भी 2 रिएक्टर्स हैं। ओके, 2 रिएक्टर्स हैं, तो दोनों की जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट्स है, 1000 मेगावाट्स। इसलिए क्लब करके इसकी कैपेसिटी बताई जाती है 2000 मेगावाट्स। पहला रिएक्टर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया 2014 में एंड दूसरा जो है वो इस्टेब्लिश किया गया 2017 में। ओके, तो आप ये दोनों डेट्स याद रखेंगे एंड ये सबसे बड़ा है इंडिया का। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि J&K का यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स जो हैं, पावर प्लांट्स जो हैं J&K में भी हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, उड़ी 1 एंड उड़ी सेकंड, उड़ी 1 एंड उड़ी सेकंड। ओके, उड़ी 1 एंड उड़ी सेकंड, उड़ी 1 1997 में, उड़ी सेकंड 2014 में। दोनों जो हैं झेलम रिवर पे हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट है। एंड इसके साथ साथ जो है 480 मेगावाट्स एंड 240 मेगावाट्स रिस्पेक्टिवली दोनों की जो है क्या है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 हमारे पास है, द राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन। तो राजस्थान में जो एटॉमिक पावर स्टेशन है वो किस जगह पे, किस सिटी में लोकेटेड है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये रावा भट्टा में क्या है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, देयर आर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आप इस बात को याद रखिएगा, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एंड स्टैब्लिश कब किया गया ये, 1973 में। ओके, 1973 में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जब बनाया गया। तो उसके बाद फिर देखिए 1973 में जब स्टैब्लिश किया गया तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, दूसरा फिर आया 1981 में, तीसरा आया हमारे पास 2000 में। ओके, 2000 में, चौथा भी हमारे पास 2000 में आया। आप लिखते जाएं इनको, ये 4th है, ये 3rd है, ये सॉरी 1 मिनट, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि रावा भट्टा में है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर देयर, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड डिफरेंट डेट्स पे, लाइक 1973 में शुरू होता है पहला,
1981 में दूसरा, 2000 में तीसरा, 2000 में ही चौथा, एंड उसके बाद 2010 में पांचवा, एंड 2010 में छठा। ओके, तो ये जो है 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन में। क्लब करके इसकी पूरी इंस्टॉल कैपेसिटी बताई जाती है 1180 मेगावाट्स। अब इनको ऐड करेंगे तो ये 1180 मेगावाट्स हो जाएंगे। कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि हर रिएक्टर की ना जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है। लाइक पहले की है 100 मेगावाट्स, दूसरे की है 200 मेगावाट्स, 200 मेगावाट्स। ओके, और जो बाकी के चार हैं उनकी है 220 मेगावाट्स ईच, हर एक की 220 मेगावाट्स है। यानी कि जो 2000 में जो दो हैं उनकी भी 220 220 220 220 है। जो 2010 में है, 2010 में दो हैं, तो इनकी भी कैपेसिटी जो है 220 है। ओके, तो चार की जो है वो 220 है, एंड जो बाकी के हैं एक की 100 है, एक की 200 है, तो कुल मिला के 1180 मेगावाट्स बताई जाती है इंस्टॉल कैपेसिटी इस पावर प्लांट की। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी था। 57 क्वेश्चन हमारे पास है, द टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन इज। तो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो है इसकी टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी कितनी है, हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 440 मेगावाट्स। तो 440 मेगावाट्स कैसे, कि दो रिएक्टर्स हैं। फर्स्ट रिएक्टर 1984 220 मेगावाट्स वाला, दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर 1986 में, इसकी भी 220 मेगावाट्स जो है इंस्टॉल कैपेसिटी है। 220 440, तो क्लब करके 440 बताई जाती है एटॉमिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। एंड ये तमिलनाडु में, आप ये भी याद रखें, तमिलनाडु। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उससे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका। 1000 मेगावाट्स देख के आपको मैं एक चीज़ याद दिलाऊं कि एक प्रोजेक्ट जो है J&K में प्रपोज किया गया है, जो है रिवर मुरुसुदर पे, मुरुसुदर रिवर। एंड ये जो है ये प्रोजेक्ट चनाब रिवर पे है, ये भी आप याद रखें, चनाब रिवर पे है। आपको इसका नाम बताना है, एक्चुअली चनाब रिवर पे है, एंड किश्तवाड़ में है, ओके, किश्तवाड़ में। और ये J&K का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट होने वाला है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट J&K का सबसे बड़ा होने वाला है। ये 1000 मेगावाट्स की कैपेसिटी। आपको सिर्फ नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 हमारे पास है, व्हेन डिड वाज द नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन इंडिया में कब बनाया गया, ये बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी 1991। तो 1991 में नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन बनाया गया। ओके, 1991 में। मैं आपको बता दूं इसके भी दो न्यूक्लियर रिएक्टर्स। एंड मैं आपको बता दूं दोनों की जो कैपेसिटी है वो 220 है, 220 तो पूरी कितनी हो गई 440 मेगावाट्स। ओके, 440 मेगावाट्स। और ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ओके, उत्तर प्रदेश में है। एंड इसका पहला जो है रिएक्टर वो 1991 में इन्होंने इंस्टॉल किया, एंड दूसरा न्यूक्लियर रिएक्टर 1992 में आया, तो पहला 1991 में आया। ओके, तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 1987 में क्या था, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे, J&K में। किस रिवर पे, चनाब रिवर पे। किस डिस्ट्रिक्ट में, रियासी में। कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी, 690 मेगावाट्स, दो स्टेजेस। ओके, ये भी आप कौन से वो बताया है मैंने, अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में कौन सा पावर स्टेशन लोकेटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए क्यागा जनरेटिंग स्टेशन जो है ये एटॉमिक पावर स्टेशन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस तरह से आप याद रखें। एंड ये है कहाँ पे, कर्नाटका में।
कर्नाटका में। एंड एक और बात इसके रिलेटेड, देयर आर 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और इनकी चारों की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है रेस्पेक्टिवली वो कितनी है, हर एक की है 220 मेगावाट्स, 220 मेगावाट्स। एंड डिफरेंट डेट्स पे इंस्टॉल हुए हैं। जो पहले दो हैं वो हुए हैं इंस्टॉल 2000 में, 1 एंड 2, एंड जो थर्ड है वो हुआ है 207 में, एंड जो फोर्थ है वो हुआ है 211 में। ओके, तो क्लब करके पूरी इसकी कैपेसिटी कितनी बताई जाती है, 220 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 880, 880 मेगावाट्स, 880 मेगावाट्स का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ कैगा जनरेटिंग स्टेशन दैट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। ओके, इसके साथ साथ चूटक की बात आती है तो चूटक कहाँ पे है, चूटक कारगिल में है। ये हाइड्रो पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 44 मेगावाट्स है, सूरू रिवर पे है, सूरू रिवर पे है। ओके, एंड दूसरा हमारे पास बाजगो है, इसका पूरा नाम आप देख लीजिएगा, बाजगो है, ये कहाँ पे है, लेह में है। इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, 45 मेगावाट्स। एंड जो रिवर है वो कौन सी है, इंडस है। एंड दोनों जो हैं वो 2013 में इस्टेब्लिश किए गए थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 सॉरी हम फिर से वापस चले गए, 60 पे चलते हैं। 60 60 60 तो काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन। ओके, काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ, तो ये भी एक एटॉमिक पावर स्टेशन यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कहाँ पे लोकेटेड है ये बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में है ये। एंड इसके हैं 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ओके, 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पहला जो था वो 1993 में, दूसरा जो है इस पावर प्लांट में कब इंस्टॉल किया गया, 1995 में। दोनों की इंस्टॉल कैपेसिटी है 220 इंटू 2 तो 440 मेगावाट्स की इंस्टॉल कैपेसिटी है इस पावर प्लांट की, जो गुजरात के स्टेट में लोकेटेड है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में है लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। लॉन्गेस्ट डैम कौन सी है, ये है हीराकुद। हीराकुद रिवर कौन सी, महानदी। उड़ीसा, ये है उड़ीसा की बात। ओके, उड़ीसा, उड़ीसा में लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। ओके, एंड हाईएस्ट डैम कहाँ है इंडिया का, ये है उत्तराखंड में। मतलब हाईएस्ट डैम कौन सी है, तहरी डैम, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया तहरी डैम। रिवर कौन सी, भागीरथी रिवर, भागीरथी रिवर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है, टोटल कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया इज। तो सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को अगर हम क्लब करें इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी, तो सबसे पहले सारे जब मैं बोल रहा हूं तो टोटल देयर आर 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन ऑपरेशन। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने हैं ऑपरेशन में। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इंडिया में जो ऑपरेटिंग इस वक्त हैं, और उनकी सबकी अगर इंस्टॉल कैपेसिटी क्लब करके बताई जाए तो वो है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, 6780 मेगावाट, 6780 मेगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर इज जनरेटेड इन इंडिया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास है, NPCIL क्या होता है। अभी अभी मैंने इसके पहले बात की थी इससे पहले, तो मैं आपको बता दूं ये इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड यही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, इसी के अंडर आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बनाई गई थी सितंबर 1987 में, 1987 में। ये किसके अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी। ये कब बनाया, ये कब बनाया गया, 1957
4 में। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। ओके, तो इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, ये NPCIL। ओके, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, क्वेश्चन नंबर 63 पे। द नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेटेड बाय NCPIL एट प्रेजेंट इज। तो कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स टोटल हैं? तो मैंने आपको बताया किसी पावर प्लांट में 2 हैं, किसी पावर प्लांट में 6 हैं, किसी पावर प्लांट में 4 हैं। तो टोटल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं? 22। ऑप्शन नंबर बी, देयर आर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, ये टोटल कितनी जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर? 6780 मेगावाट्स, एज आई टोल्ड यू। एक तो ये बात। एंड कहा जाता है कि इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है, प्लान है कि 2030 तक, 2031 तक ये हो जाएगा 22,480 मेगावाट्स। तो देखें ये कितना है और ये फिगर कितनी है। ओके, 6 अराउंड इसका 3 हिस्से। ओके, सो 3 times मोर देन इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी बाय 231, यानी 2031, यानी 2031 तक। ओके, तो ये इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है। एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बाकी के 3 जब नंबर्स आप देख पा रहे हैं, तो 10 क्या है? 10 है। 10 2 चीज़ें याद आती हैं 10 से यहाँ पे। एक तो हमारे पास है एशियान के 10 मेंबर्स हैं, एशियान के 10 मेंबर्स हैं। एशियान 1967 में बनाया गया। बैंकॉक डिक्लेरेशन थाईलैंड में साइन हुआ। बैंकॉक डिक्लेरेशन, उस टाइम पे 5 ही मेंबर्स थे। एशियान के हेडक्वार्टर जो हैं वो इंडोनेशिया में हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म है। ओके, एंड इसके साथ साथ अगर मैं आपको 10 एक और चीज़ है, वो क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशंस के जो नॉट ओ, UN। ओके, नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इसके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो 10 हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि ये चेंज होते हैं हर 2 साल के बाद। ये भी आप याद रखें। परमानेंट कितने होते हैं? 5, ये चेंज नहीं होते हैं। इसके साथ साथ एक और जो हमारे पास है 8 ही क्या है? सार्क के मेंबर्स। सार्क के मेंबर जो हैं वो 8 मेंबर्स हैं। और साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन 1985 में बनाया गया। काठमांडू नेपाल में हेडक्वार्टर्स हैं। लास्ट का मेंबर अफगानिस्तान है। ओके, थोड़ा सा नंबर यहाँ पे मैंने रख दिए तो यहाँ पे रिवाइज भी हो गया। स्टेटमेंट आ गया हमारे पास कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज इमिशन फ्री। पहला पॉइंट कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन से क्या होता है कि इस तरह से अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी से पावर जनरेट करें तो इमिशंस नहीं होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो इमिशंस पोल्यूटेंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। और दूसरा ये है कि देयर आर नो ग्रीन हाउस गैसेज और एयर पोल्यूटेंट्स इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन। तो दोनों का काफ़ी सिमिलर मतलब है दोनों स्टेटमेंट्स का, कि इमिशंस पोल्यूशन वगैरह नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह नहीं प्रोड्यूस होते हैं। तो पोल्यूशन फ्री है न्यूक्लियर पावर जनरेशन। दो स्टेटमेंट में यही है। तो हमें बताना है कि ये सच है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके दोनों ऑप्शन करेक्ट है। बोथ आर ट्रू, यानी बोथ 1A एंड B आर ट्रू, के दोनों जो हैं ट्रू हैं बिल्कुल। न्यूक्लियर एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी हो या एमिशन फ्री है। एमिशन फ्री यानी ये पोल्यूटेंट्स नहीं प्रोड्यूस करती। देयर इज नो पोल्यूशन कॉज्ड बाय generation of electricity by using nuclear power, nuclear energy, technically nuclear energy। तो कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, कोई ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते टाइम बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, तो दोनों करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65, द परसेंटेज ऑफ पावर जनरेटेड बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया इज। तो क्या परसेंटेज ऑफ पावर है किसको यूज करके? न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके इंडिया में। तो मैं आपको बता दूं जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 3.1%। ओके, 3.1% जो है ये शेयर है किसका? न्यूक्लियर एनर्जी का पावर जनरेशन में। ओके, पावर जनरेशन का न्यूक्लियर एनर्जी में ये है 3.1% शेयर। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा है थर्मल पावर प्लांट्स का, थर्मल पावर प्लांट्स। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
66 हमारे पास है, इनसाइड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इक्विपमेंट्स आर मोस्ट कॉमनली फ्यूल्ड बाय। तो किस चीज से फ्यूल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को और उनके इक्विपमेंट्स को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में? तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 ये आइसोटोप है यूरेनियम का, ये आइसोटोप है यूरेनियम का, यूरेनियम 235। तो इसको मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है किसमें? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और उनके इक्विपमेंट्स में। ओके, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है हमारे पास। आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, ये हमारी यहाँ पे समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ये चीज़ इसमें यूज़ होती है। तो ये थे आज के MCQs एंड मैंने ट्राई किया है कि पावर प्लांट्स को कवर कर लूँ अच्छे से एंड कोशिश की है अपनी तरफ से। सी देयर आर 66 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम अच्छे से देखें तो ये बन जाते हैं अराउंड 150 प्लस क्वेश्चंस, क्योंकि हर MCQ में आपको मैं कुछ ना कुछ बताता रहता हूं। तो इस तरह से 150 प्लस से ज़्यादा MCQs हमने सिर्फ एक टॉपिक पे किए हैं जहां तक मुझे लगता है। ओके, तो आप इनको रिवाइज करें, आप इनको देखें, आप इनको लिख लें कहीं पे। दिस वॉज ऑल अबाउट पावर प्लांट्स एंड अगर कुछ छूट गया होगा तो नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर कर लेंगे, लेकिन मैं आपको एज आई टोल्ड यू, बट उससे पहले एक और जानकारी आपके लिए। वो जानकारी ये है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने रखे हैं ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं ये कंस्ट्रक्शन में, दे आर अंडर कंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। तो ये कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो कौन कौन से हैं? काकरापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ओके, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 ये जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोनों की जो कैपेसिटी है थर्ड और फोर्थ की वो 700 मेगावाट्स होने वाली है। ओके, तो एक तो हो गया ये। दूसरा हमारे पास है राजस्थान पावर प्रोजेक्ट यूनिट 7 एंड 8। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, राजस्थान में जो पावर स्टेशन है उसके 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें। ओके, 6 यूनिट्स हैं उसमें, 6 यूनिट्स यानी 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो उसका 7th और 8th भी आने वाला है, 7th और 8th। तो वो वो भी 700 मेगावाट्स का होगा। एंड उसके साथ साथ गोरखपुर हरियाणा में 2 यूनिट्स और पावर न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के जो हैं वो एस्टैब्लिश होने वाले हैं। एस्टैब्लिश यानी अंडर कंस्ट्रक्शन है गोरखपुर हरियाणा में। इनकी भी जो है 700 मेगावाट्स रहेगी। कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, तो मैंने आपको क्या बताया, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में क्या है, 2 यूनिट्स हैं और दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 1000 मेगावाट्स। और ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी 1000 अगर करें तो हो गया 2000। ओके, तो ये इसके 2 यूनिट थे, ये अब कह रहे हैं कि 2 यूनिट और आएंगे, 2 यूनिट और आएंगे जो होंगे 1000 मेगावाट्स के इक्वली। तो ये हो जाएगा पूरा 4000 मेगावाट्स। ओके, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है ये। ओके, इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने आगे जो एक और कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट 5 एंड 6। ओके, 3 एंड 4 तो वहीं था, इन्होंने 5 एंड 6 भी अंडर कंस्ट्रक्शन रख दिया है। तो ये भी 1000 मेगावाट्स का होगा। तो मीन्स देयर विल बी 6000 megawatts of electricity produced by using nuclear energy in कुंडाकुलम तमिलनाडु। ओके, तो ये वही पावर प्लांट है जो हमने क्वेश्चन नंबर 55 में देखा है। ये वही पावर प्लांट है, बस इसके यूनिट्स जो हैं, इसके रिएक्टर्स जो हैं ऐड हो रहे हैं। ओके, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे कि कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, जस्ट 1 सेकेंड, कहीं पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा BWR यानी बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, ये टाइप ऑफ रिएक्टर है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। कहीं पे आपको मिलेगा PHWR, तो ये है प्रेशर हाई वाटर रिएक्टर, प्रेशर हाई वाटर रिएक्टर। ओके, प्रेशर हाई वाटर रिएक्टर। एंड कहीं पे आपको मिलेगा PWR प्रेशर वाटर रिएक्टर, प्रेशर वाटर रिएक्टर, ये भी आपको वहीं पे मिलेगा। तो ये टाइप ऑफ रिएक्टर्स हैं, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। ये इतना ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, बस आपको मैं कंफ्यूज ना होने के लिए बता रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताऊँ जो आज की अनाउंसमेंट थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अनाउंसमेंट ये है कि अभी तक हम कर रहे थे JKSSB SI के MCQ सीरीज, JKSSB SI फाइनेंस की MCQ सीरीज हम कर रहे थे।
ओके, अराउंड 35 लेक्चर्स मैंने आपको इसमें दिए हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, काफ़ी टॉपिक्स पे डिस्कशन की है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एसएसबी का जो कैलेंडर है, नया कैलेंडर जो आने वाला आया है रिसेंटली, उसमें एसआई की डेट मेंशन नहीं है। जेके एसएसबी फाइनेंस एसआई की डेट मेंशन नहीं है। तो इस वजह से हमने क्या सोचा है, विंग से कुरान ने सोचा है कि अब हम एफएए का जो एग्ज़ाम होने वाला है 30 जनवरी को, उसके जीके पोर्शन का हम अब एमसीक्यू सीरीज लेके आएंगे। और वो एमसीक्यू सीरीज जो है कल से शुरू होने वाली है, इसका पहला वीडियो कल आएगा आपको। ये एमसीक्यू सीरीज जो एसआई की थी हम ये यहीं पे छोड़ते हैं। एंड इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि एसआई का और एफएए का कोई कुछ बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो सेम सेम हैं। तो आप ऐसा समझिए कि एसआई और एफएए दोनों पे एमसीक्यू सीरीज आने वाली है, लेकिन स्पेशली हम एफएए पे फोकस करेंगे, एफएए के जीके पोर्शन पे। ओके, जितने भी टॉपिक्स कवर हो पाएंगे हम कोशिश करेंगे उनको कवर करने की। आप इसी तरह बने रहें हमारे साथ। एंड यार कमेंट कर दिया करो, कमेंट देख के बड़ा अच्छा लगता है। एंड हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट टेक्स 3 to 4 hours to complete this video, to make this video, editing, typing, searching, recording, it takes lot of time. अगर आपने कभी वीडियो रिकॉर्ड किया होगा तो आप समझ पा रहे होंगे कि it takes lot of time to record a video. So I am expecting कि आप कमेंट किया करेंगे कमेंट सेक्शन में एंड बताया करेंगे कि आपको ये कैसा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से गुणान। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहें।